हेलो फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में एपिसोड नंबर 7 है। आप लोगों का डिमांड आया है कि जो भी टैक्स बिल से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो, मैं वीडियो बनाता हूं, उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दो। तो मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप बिल से रिलेटेड सारे वीडियोस एक साइड में एक साथ देख सकते हैं। एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। गवर्नमेंट ने अपने साइट पर यानी incometax.gov.in अपने साइट पर उन्होंने टैक्स बिल के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो है सेक्शन की मैपिंग, नेविगेटर सेक्शन की मैपिंग, यानी पुराने सेक्शंस 1961 में कौन कौन से थे और उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, मतलब क्या डील करते थे वो, और नया जो बिल वो प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर वो कौन सा सेक्शन चाहते हैं। तो सेक्शन के सामने वो सेक्शन, नए सेक्शन पुराने सेक्शन साथ साथ हैं, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आपको कभी ढूंढने की जरूरत हो तो सारे वीडियोस तो नहीं बन पाते हर सेक्शंस के ऊपर, मोटे मोटे तौर पर हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, तो कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें ये जानना है कि ये सेक्शन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल 80C बड़ा पॉपुलर है 80C, तो आप 80C का डिडक्शंस, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम तो कंटिन्यू है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ओल्ड टैक्स रेजिम नए बिल में भी कंटिन्यू है। तो जैसे 80C आपको ढूंढना है कि भाई अब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स रह गए हैं, कोई चेंजेस नहीं किया उन्होंने 80C में, लेकिन फिर भी आपको अगर ढूंढने की इच्छा है तो आप कैसे ढूंढेंगे, आप इस साइड 80C आ जाएंगे। 80C यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपके लिए सेक्शन उन्होंने बना दिया है 123। उसी तरह बहुत सारे लोग प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में टैक्स पे करते हैं, 44AD, ADA, 44AE। वो जानना चाहेंगे कि अगर अब हमारा प्रेजम्पटिव कहाँ चला गया, हम कैसे पता लगाएं कि प्रेजम्पटिव में रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर वो प्रेजम्पटिव देख सकते हैं और यहाँ उसके सेक्शंस देख सकते हैं कि ये रहा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन, जो कि इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में एक ही सेक्शन में मेंशन कर दिया है। पहले अलग अलग था, अब एक ही सेक्शन में मेंशन कर दिया। ये है पीजीबीपी। पीजीबीपी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पीजीबीपी में उन्होंने एफएक्यू में डाला है कि मेजर चेंजेस पीजीबीपी में क्या है, क्या क्या उन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने डाली है कि जो सेक्शंस के फ्लो हैं उनको रिवाइज कर दिया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके, लॉजिकल लिंक बनाया जा सके और पढ़ने वाले को सुविधा हो। सिमिलर सेक्शन सच एज दोज प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है उनके जो कंटेंट्स हैं, उनको कंसाइज किया है उन्होंने, उनको कंसोलिडेट किया है उन्होंने एक जगह पर। अब वो एक जगह पर कंसोलिडेट किया है, इसका कोई गलत आप मतलब ना समझ लें, क्योंकि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, माफ कीजिएगा, यहां पर है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को एक जगह पर कंसाइज नहीं कर दिया, एक जगह पर लेकर नहीं आए। रेजिडेंट के लिए अभी अभी आपको मैंने दिखाया सेक्शन 58 उन्होंने बना दिया। एनआर का जो स्पेशल प्रेजम्पटिव है, जो स्पेशल प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है, उनके लिए 61 सेक्शन उन्होंने डाला। तो सेक्शन अलग है लेकिन उन्होंने टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है। आपको दिख जाएगा कि किसके लिए एलिजिबल है, कौन से कंडीशंस हैं और प्रेजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स, प्रेजम्पटिव रेट पीजीबीपी की कितनी कैलकुलेट करनी है। इसके बाद ये इन्होंने एक अच्छा काम किया है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड कर दिया है टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। जैसे कि एक्चुअल कॉस्ट की परिभाषा एक्सप्लेनेशन में दी गई थी, डब्ल्यूडीवी की कैलकुलेशन जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 में लैंग्वेज फॉर्मेट में दिया हुआ था, जबकि हम लोग स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते थे तो उसको एक फॉर्मेट में बनाते थे, एक टेबुलर फॉर्म में बनाते थे। अब उन्होंने भी इस चीज को फॉर्मूला बेस्ड बना दिया है कैलकुलेशन। तो जहां भी आपको स्टेटमेंट हुआ करता था वो अब फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे डब्ल्यूडीवी है, एक्चुअल कॉस्ट की परिभाषा है। अगली चीज वो कह रहे हैं, प्रोविजन इन्वॉल्विंग मल्टीपल सिनेरियोज लाइक दोज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जो पहले एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। ढेर सारे एक्सप्लेनेशन थे, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे और उसके अंदर भी बहुत सारे उन्होंने मर्ज कर दिए थे चीजों को, क्योंकि जैसे जैसे अमेंडमेंट आता है वैसे वैसे मर्ज करते रहते हैं। ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की है। उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टेबुलर फॉर्म में दे दिया है ताकि वो पढ़ने में आसानी हो और
पढ़ने वाले को समझ भी आए। आगे वो कहते हैं ऑल प्रोविजो एक्सप्लेनेशन इन चैप्टर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सब सेक्शन टू एलिमिनेट द एम्बिग्युइटी एंड एंश्योर क्लैरिटी। तो जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी बेवजह चीजों को आप समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनको एलिमिनेट कर दिया। जो इररेलेवेंट चीजें थी उनको एलिमिनेट कर दी, क्लैरिटी को इंश्योर करके उन्होंने एक साथ मेंशन कर दिया सारे प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। अब वो सब सेक्शन में आ गए। ये बात हमने पीछे के वीडियो में भी बताया था कि एक्सप्लेनेशन प्रोविजो को उन्होंने सब सेक्शन वाइज लिख दिया, एक एक पॉइंट बनाकर लिख दिया। उसके बाद जो बेकार की चीजें थी, जो कि ऑलरेडी अब खत्म हो चुकी थी, वो है ही नहीं, अब खत्म हो चुका है ऑलरेडी। जैसे एक सेक्शन था 32 AD, वो अब समाप्त हो गया, एडिशनल अलावेंस मिलता था, वो अब खत्म हो चुका था। वो सब सेक्शन यूं ही बेकार पड़े हुए थे, उन सबको रिमूव कर दिया। अच्छी बात है। लिखा है प्रोविजन स्पेसिफिक टू सिंगल बिजनेस सेगमेंट, जैसे कि टी, रबड़, कॉफी के लिए अलग से हम प्रोविजन बनाते थे, अलग से उनको एक स्पेशल डिडक्शन दिया जाता था। फिर उनकी कैलकुलेशन को बाइफरकेट कैसे करते थे टी, रबड़, कॉफी में, उसके रूल्स बने हुए थे। वो सब उन्होंने एक जगह अलग से मेंशन कर दिया है शेड्यूल्ड में। तो अगर आप शेड्यूल्ड देखेंगे तो उसमें शेड्यूल 8 और शेड्यूल 9 जब आप देखेंगे तो वहां पर शेड्यूल 8 नहीं 9 देखेंगे तो वहां पर उन्होंने टी, रबड़, कॉफी के लिए अलग से एक टेबुलर फॉर्म में तैयार कर दिया है कि अगर ये बिजनेस है आपका तो कौन से स्पेशल खर्चे आपको अलाउड हो रहे हैं और सेग्रीगेशन हम इसको कैसे करेंगे। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि इसके वजह से हमारा जो नंबर ऑफ सेक्शंस थे वो काफी डिक्रीज हो गए हैं, जो टोटल वर्ड्स थे वो लगभग आधे हो गए हैं, आधे से ज्यादा कम हो गया है। ये उन्होंने मेंशन किया, ये उन्होंने क्लेम किया, और ये सारा क्लेम जो यहां पर आपको दिख रहा है वो ऑलमोस्ट सारा क्लेम जेन्युइन है। साथ में हूं मैं, अभी लगता है ना कि आपको कुछ मैं उल्टा बोलूंगा, तो ऐसा नहीं है, ये यहां पर सब कुछ ठीक है। ओके, अब उन्होंने क्या किया है कि उनका कहना है कि हम पीजीबीपी के सेक्शंस को कैसे चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर कैसे चेंज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो सेक्शंस बनाए थे पहले, बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आने के वजह से बीच बीच में उनको बीच में नए नए चीजों को डालना पड़ा। जैसे 40 लीजिए, 40 डिसअलावेंस का सेक्शन था, अब उसमें बहुत सारे, जैसे 40A है, उसमें पहले सिंपली क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 हुआ करता था, क्लॉज 4 था, क्लॉज 5 था। बीच में उनको क्लॉज नंबर 1 ही डालना पड़ा, क्लॉज नंबर 3 के बाद डालना पड़ा, बीच बीच में बहुत सारे क्लॉजेस डालना पड़े, सब क्लॉज चेंज करने पड़े। उसके बाद 40A के बाद 40B हुआ करता था, फिर बाद में उन्होंने BA भी इंसर्ट किया। उसी तरह 40 कैपिटल A में बहुत सारे सब सेक्शन उन्होंने इंसर्ट किए, ये सारे डिसअलावेंस के थे। इन सबको एक साथ उन्होंने सिंपल फॉर्मेट में डाल दिया है सेक्शन वाइज। तो जो उलट पुलट था, जो कंफ्यूजन था बहुत सारा कि कहां कहां कौन कौन सा सेक्शन है, बीच में अजीब अजीब सेक्शंस, पढ़ने में भी दिक्कत होती थी रीडर को कि ये कौन सा सेक्शन है, ये कैसा सेक्शन है, उनको उन्होंने सिंपल सेक्शन 45, 46, 46, 47 इस तरीके से उन्होंने तैयार कर दिया। जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस करके दिया कि जो भी खर्चे एक नेचर के, जैसे एम्प्लॉइज वेलफेयर के खर्चे, एम्प्लॉइज वेलफेयर के खर्चे अगर हम क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन बिखरा हुआ था, बहुत सारे जगहों पर वो सेक्शंस फैले हुए थे। जैसे 36 सेक्शन में बहुत सारे सब क्लॉजेस थे। उसके डिसअलावेंस डिसअलावेंस भी इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता था, मतलब सिर्फ आप इसको पढ़ के डिसाइड नहीं कर सकते थे कि यही खर्चे अलाउड होंगे, इससे कनेक्टेड डिसअलावेंस को पढ़ के तब उसका एक इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता था, थोड़ा डिफिकल्ट था। उसको उन्होंने एक साथ सेक्शन 29 में मेंशन कर दिया कि जो एम्प्लॉई स्टाफ वेलफेयर के खर्चे हैं वो यहां पर इस प्रकार से अलाउड होंगे, उन्होंने सेक्शन 29 बना दिया। ओके, डिडक्शन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य रहा, क्योंकि बैड डेट्स अलाउड होता है वो सेक्शन 36(1) में दिया हुआ था। बैड डेट्स अलाउड होता है वो सेक्शन 36(1) में दिया हुआ था, 36(1) क्लॉज नंबर 7। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है उनके बैड डेट्स, उनके प्रोविजंस भी अलाउड होते थे, बैंकिंग सेक्टर के, एनबीएफसी के,
फॉरेन बैंक के, इंडियन बैंक के, और उनके अलग अलग परसेंटेज थे, अलग अलग कैलकुलेशन था, वो यहां पर मेंशन किया हुआ था। साथ में जो बैड डेट्स को अलाउड करना है उसकी शर्तें यहां दी गई थी, तो बैड डेट्स यहां अलाउड हो रहा था, शर्त 36(2) में दिया हुआ था। इन सबको उन्होंने सिंपल करके हटा के सेक्शन 31 बना दिया, और सेक्शन 31 में ही पहला सबसेक्शन उन्होंने डाला कि जो बैंकिंग कंपनी है, चाहे विदेशी बैंक है, इंडियन बैंक है, एनबीएफसी है, उनको कैसे प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स अलाउड होंगे, और जो जनरल लोग हैं उनको कैसे बैड डेट्स अलाउड होंगे, वो दोनों चीजें इसी सेक्शन में सबसेक्शन 1 और 2 में डालकर क्लियरली मेंशन कर दिया। तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको समझना और पढ़ना दोनों आसान हो गया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करूंगा, क्योंकि सेक्शन 32 का जो डेप्रिसिएशन है ना, वो लिख भी रहे हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था, 63 साल पुराना नियम, और उसमें कितने साल हर साल चेंजेस आए। उस चेंजेस को उन्होंने हटाया और डेप्रिसिएशन को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से लिखा है। मैं इसको कंपेयर करके आपको एक सेपरेट वीडियो तैयार करके इसके ठीक बाद दूंगा डेप्रिसिएशन को लेकर। एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू को उन्होंने दोबारा से ये चीज लिखा है, ऊपर भी मेंशन किया था कि उन्होंने उनको एक्चुअल कॉस्ट को सीक्वेंस वाइज बना दिया। एक्चुअल कॉस्ट यानी कि जब आप एसेट खरीदते हो बिजनेस में, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी अंडर डिफरेंट केसेस। आपने सेकंड हैंड खरीदा तो क्या लेंगे, किसी से गिफ्ट लिया तो क्या लेंगे, होल्डिंग सब्सिडरी, अमेलगमेशन, डीमर्जर में आपने एक्वायर किया तो क्या लेंगे, ऐसे डिफरेंट केसेस थे। उनके लिए उन्होंने बनाया हुआ था एक्सप्लेनेशन, 43(1) का एक्सप्लेनेशन, उनको उन्होंने अब पॉइंट में डाल दिया। डब्ल्यूडीवी को फॉर्मूला बेस्ड बना दिया, तो डब्ल्यूडीवी की कैलकुलेशन कैसे होगी, उन्होंने उसे फॉर्मूला बेस्ड बना दिया। साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे ये सेक्शन 35 में अलाउड हुआ करते थे, आज भी अलाउड है, उन्होंने सेक्शन बदल दिया है, आज भी अलाउड है, आज भी 45 सेक्शन में अलाउड है। लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे थे वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इन हाउस रिसर्च डोनेशन दिया, इन हाउस रिसर्च में बिजनेस कमिंसमेंट के पहले क्या किया था खर्चा, तब क्या होगा, आफ्टर कमिंसमेंट क्या किया था, तब क्या होगा, उनको उन्होंने अलग अलग जगहों पर फैला दिया है। अगर आप देखें पुराने नियम, अगर आपने पढ़ा हो, तो 35 में ही उन्होंने डोनेशन भी मेंशन कर रखा है एक लाइन में कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंशन है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंशन है, यानी इन हाउस रिसर्च और डोनेशन दोनों उन्होंने मर्ज करके लिखा हुआ था, जो काफी कंफ्यूजन था, नो डाउट। हम लोग पढ़ लेते थे, हम लोग उसका नोट्स तैयार करते थे, बच्चों को आसानी से समझा देते थे। लेकिन अगर हम कहते थे, बच्चों को भी कहते थे कि अगर आप इसे लॉ में पढ़ो ना, बार बार मैं क्लास लेते समय ये जरूर बताता था कि बच्चों, ये जो आपने इतनी आसानी से पढ़ लिया, अगर इसे बेयर एक्ट में एज इट इज पढ़ोगे ना, तो समझ आएगा आप कितनी इजी लैंग्वेज में चीजों को पढ़ रहे हो। वो उन्होंने अब इजी लैंग्वेज कर दिया है, यानी अब अगर स्टूडेंट्स को देखें, लेमैन को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स अब बेयर एक्ट को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। जो उनके सिलेबस का पार्ट है उसको एटलीस्ट जरूर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले मैं मना करता था कि आप नहीं पढ़ सकते, आप मत पढ़ो। थोड़ी थोड़ी चीजें जो फाइनल के बच्चे होते थे उनको पढ़ाया जाता था, उनको इंटरप्रिटेशन सिखाया जाता था कि देखो कि ये इंटरप्रिटेशन ऐसे लिया जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चों को तो बिल्कुल मना करते थे कि आप बेयर एक्ट, इनकम टैक्स का नहीं पढ़ सकते, बाकी और भी लॉ हैं उनके पढ़ सकते हो, इनकम टैक्स का इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो आप देख ही रहे हो रीजन। एक ही चीज को 4 अलग अलग जगहों पर उन्होंने मेंशन कर दिया था और उन चारों को पढ़ के एक साथ इंटरप्रेट करना होता था, वो चीज उन्होंने अब ठीक कर दी। इसके बाद बहुत बढ़िया एक चेंजेस उन्होंने किया है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को लेकर एडजस्टमेंट डब्ल्यूडीवी में भी होता था, इनकम और एक्सपेंडिचर माना जाता था, उसके लिए भी बनाया हुआ था सेक्शन। इसके सेक्शन में काफी गड़बड़ी थी, काफी गड़बड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, डिबेट था, झगड़ा था। उस झगड़े को उन्होंने ठीक करके फ्रेश तैयार किया है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से रिलेटेड एक साथ प्रोविजन मेंशन करके इजी कर दिया कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को लेकर आप अपने बुक्स में कैसे एडजस्टमेंट बनाओगे। बस अब उन्होंने कुछ चीजों को शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टी रबर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने शेड्यूल बना दिया। ये ऊपर वाली चीज ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। एमोर्टाइजेशन के लिए भी जो खर्चे हमने अलग अलग सेक्शंस में दिए थे, उनको एक साथ उन्होंने सेक्शन में तैयार कर दिया है। आपको मैं क्रक्स एक चीज बताकर चलूं कि पीजीबीपी में जो बजट 2025 में चेंज आया, थोड़े बहुत चेंज हैं, ज्यादा चेंज नहीं थे बजट 2025 में, उससे एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। इसमें नए बिल में कोई भी पीजीबीपी के नई चीज नहीं लिखी गई है, कोई भी नया बदलाव नहीं है।
तो जो आपने पढ़ रखा है, अगर आप सेक्शन को कनेक्ट नहीं करना चाहते, आप कंसेप्ट जानते हो कि हमने ये पीजीबीपी में पढ़ा हुआ है, तो नए बिल में भी वो सारे कंसेप्ट कंटिन्यू, उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज फिर से उन्होंने दोबारा से बता दिया कि जो हम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन कर रहे थे, उस प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को अलग अलग सेक्शन के बजाय एक सेक्शन के टेबुलर फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया है। एक सेक्शन है 58 जिसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया है, एनआर का जो सेक्शन है वो 61 में कर दिया है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, जो कि बहुत पॉपुलर है, सबको जानने की जरूरत है। ये देखिए, ये इन्होंने 61 सेक्शन में कर दिया है, ये वाला 58 में कर दिया है। सेक्शन हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि नेविगेटर उन्होंने बनाया है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग को, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उन्होंने एक अलग सेक्शन बना रखा था 44 डीबी पहले, वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उसको भी उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया। पहले 44 डीबी बना हुआ था, उसको भी सिंप्लीफाई, इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया है, जो इररेलेवेंट चीजें थी उनको हटाया। तो क्या हम कह सकते हैं कि पीजीबीपी में इनका जो दावा है वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि एओ का जो पावर है जेन्युइन बिजनेस डिसाइड करने का, क्या उस पावर में कोई चेंज आया है? सेक्शन 37 prescribed condition for allowing deduction of expenditure for the purpose of computing income chargeable under the head PGBP. Bill retain the scope of provision. Clause 34 of bill provides similar general condition to allow the deduction expenditure for the purpose of business profession. साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, डिबेट होगा, भर भर के होगा। मैं समझाता हूं, लेमैन को समझना है तो समझिए, पी&एल अकाउंट में कौन से खर्चे डेबिट होंगे, पी&एल अकाउंट में कौन से खर्चे डेबिट होंगे, उसके लिए उन्होंने सेक्शन बनाया 30 से लेकर 37(1) पुराने नियम में। 30 से पहले तो उन्होंने 36(1) तक बनाया एक साथ, फिर बनाया 36(1). 36(1) कहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हमने 30 to 36 में मेंशन नहीं किया, हमने नहीं लिखा, कोई खर्चे हैं जो हमने नहीं लिखा, जैसे मान लीजिए सर्वर आपने किराए पर लिया है, क्लाउड किराए पर लिया अपने डेटा को रखने के लिए, उसका रेंट पे कर रहे हो, ये खर्चे अलाउड होंगे कि नहीं, पीजीबीपी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो 37(1) एक जनरल डिडक्शन का सेक्शन बनाया था सरकार ने, जिसमें लिखा था कि अगर आप शर्तों को पूरा कर दें तो कोई भी खर्चा आप पीजीबीपी में अलाउ करवा सकते हैं, जो 30 to 36 में नहीं लिखा हमने। तो एक जनरल क्लॉज, लास्ट आखिरी गाड़ी थी, अगर कोई खर्चा आपको नहीं दिख रहा इनकम टैक्स में लिखा हुआ कि अलाउड होगा कि नहीं, तो 37(1) को चेक कीजिए और वहां कंडीशन पूरे हो रहे हैं तो अलाउ हो जाएगा। अब इसकी शर्त में पहली शर्त तो सिंपल है कि आप कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, हालांकि सिंपल तो कुछ भी नहीं है, पहली कंडीशन है कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। इस पर डिबेट होता था, हमें लगता था ये रेवेन्यू नेचर है, एओ कहता था कैपिटल नेचर है। दूसरी शर्त थी कि ये बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही खर्च होना चाहिए, कई खर्चे हमें लगते थे बिजनेस का है, एओ कहता था पर्सनल है। तो ये दो जो पॉइंट्स थे ये पहले भी डिबेटेबल थे और अब भी डिबेटेबल रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, 37(1) के जगह पर सेक्शन कौन सा आया है ये आपको मैं नेविगेशन से दिखाता हूं। 37(1) ये रहा, इसके जगह पर इन्होंने जो सेक्शन डाला है वो 34 डाला। तो 34 सेक्शन पढ़िए, उन्होंने पूरी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट की, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है 37 को, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अलाउड नहीं करेंगे वाली बात लिखी हुई है, जिसमें इलीगल खर्चे हैं, किसी लॉ में प्रोहिबिशन है, किसी रूल रेगुलेशन में प्रोहिबिशन है, इनकम टैक्स में या इंडिया में कोई लॉ है, आउटसाइड इंडिया कोई लॉ है, उसमें कोई खर्चे प्रोहिबिटेड है, हम अलाउड नहीं करेंगे, वो एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है सेक्शन 34। तो ये थे हमारे चेंजेस पीजीबीपी के। उम्मीद करता हूं कि अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है और आप उससे कनेक्टेड हो, सेक्शंस वगैरह थोड़े बहुत आप समझते हो, कनेक्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डेप्रिशिएशन को लेकर, क्योंकि डेप्रिशिएशन एक सेपरेट है, वो मैं डिस्कस करके दूंगा कि एडिशनल डेप्शन है, नॉर्मल डेप्शन है, ये सारी चीजें उन्होंने कैसे तैयार किया है। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।